स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। सारे सवाल मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं और उसको मज़ीद सीखने के लिए आपने करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब का चैनल है टेक्निकल मैथ सॉल्यूशंस, और सर्च आउट करेंगे। जो ही सर्च आउट करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा। और सबसे पहले आप चैनल को ऑन करने के बाद जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और उसके बाद जो है आप जो है लेक्चर सुने गौर से समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। बुक में बहुत सारी बातें चैप्टर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले लिखी हुई हैं कि कांस्टेंट लिमिट, जब कांस्टेंट पे लिमिट लगाते हैं तो फिर का आंसर आता है दो फंक्शन जो है वो सम की शक्ल में हो तो उन पर रूल कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट की शक्ल में हो तो फिर कैसे रूल लगाते हैं, और जब मल्टीपल जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की शक्ल में हो तो फिर डिवीजन में हो तो फिर, तो इससे जैसे फंक्शन दिया गया होगा उसी तरह हम लिमिट को भी साथ साथ जो है वो अप्लाई कर लेंगे। कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो वही रहेगी जो हमारा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू दी हो, लिमिट अगर दी हो x अप्रोचेस टू 2 और 0 तो फिर जो है आंसर हमारा कांस्टेंट सेम ही रहेगा। लेकिन अगर सम की शक्ल में दो फंक्शन दिए हुए हैं कि दोनों फंक्शन का हम लहदा दोनों फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, और अगर प्रोडक्ट की शक्ल में दिए हैं तो इसी तरह प्रोडक्ट पे भी हम लहदा जो है वो लिमिट अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह डिवाइड की शक्ल में दो फंक्शन दिए हैं तो ऊपर वाले फंक्शन में न्यूमरेटर पे लहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर पे लहदा लिमिट जो है अप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास जो है मल्टीपल प्रोडक्ट की शक्ल में वैल्यूज़ दी हों, यानी 3 प्रोडक्ट दिए हों, 4 प्रोडक्ट्स दिए होंगे, तो फिर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो हर फंक्शन पे लहदा लिमिट वैल्यू जो है अप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हमारे पास जो है पावर दी हो फंक्शन के ऊपर तो क्या करेंगे, हम लिमिट को जो है पावर के अंदर लेकर फंक्शन के साथ जो है लिमिट को लेकर जा सकते हैं। फंक्शन को हल करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देने जा रहा हूं, और कंसेप्ट देने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सब y इज इक्वल टू, जो कि हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। y इज इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x। तो हम x की डिफरेंट वैल्यूज लगाते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू लगाते हैं 2, फिर x की लगाते हैं वैल्यू 4, फिर x की लगाते हैं 10, फिर x की लगाते हैं 100, फिर x की लगाते हैं 1000, फिर x की लगाते हैं 10,000 एंड सो ऑन। 0 जितने मर्जी जो है वो 1 के साथ लगा दें। फॉर एग्जांपल हमने इतने 0 लगा दिए, तो इन जीरोस को हम दोबारा कहाँ पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे। पहले जब हमने x की जगह 2 लगाया तो फिर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या बन जाता है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। और अगर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है इफ x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 1/4। तो 1/4 बराबर होता है 0.25। तो इसके बाद अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है तो y किसके इक्वल होगा 1/10 के, तो इसका मतलब है 0.1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 100 के बराबर है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/100। तो 1/100 इज इक्वल टू होगा 0.01। और अगर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू 1000 के इक्वल होगी तो हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास 10,000 है या उससे भी बड़ा नंबर हम सो ऑन कर देते हैं, और सबसे बड़ा नंबर हम चूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास 1 के साथ 10 0 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास y किसके इक्वल हो जाएगा 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 लगा लिए। और इसका आंसर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू होगा 0.1। और उसके बाद हमारे कितने 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारे पास
0 बन जाएंगे 0.10 0 और 1। तो इसका मतलब ये है आपके पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, लेकिन y की वैल्यू जो है हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट हम इस बात से ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि y जो है वो y अप्रोचेस टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। y अप्रोच किसको कर रहा है, 0, बट नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है लिमिट का कंसेप्ट, ये हमारी लिमिट बन जाएगी। तो जो हमारे पास लिमिट होगी वो हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का वेरिएबल, फॉर एग्जांपल y अप्रोचेस टू 0 है तो जहाँ जहाँ y होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे y के साथ। अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे जो है वो 0 के साथ। हम अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 लगा देते हैं, ये तो हमने 2 रखा था, फिर 4 रखा था, फिर हमने 10 रखा था, और फिर हमने 100 रखा है, फिर हमने 1000 रखा है, और इस तरह हम जो है वो एक कंसेप्ट ले चुके हैं कि 0 के अलावा हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो आपकी वैल्यू जो है वो y की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम जो है x की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं तो फिर y किसके बराबर हो जाता है, 1/0 के, और 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के होता है। और ये वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड वैल्यू हो। तो अनडिफाइंड को हम कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है जब आप डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं, अगर हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाता है या 0/0 आ जाता है, कौन सा आंसर आ जाता है, इन्फिनिटी या 0/0, क्या बने स्टूडेंट्स, 0/0 बने या क्या बन जाए हमारा, इन्फिनिटी बन जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड को डिफाइंड फंक्शन में तब्दील करने के लिए हमारे पास चंद मेथड्स हैं जिनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। ये दो डायरेक्ट मेथड्स हैं, डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे। जब डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं, अगर कुछ आंसर आ जाता है x को, फॉर एग्जांपल x अप्रोचेस टू 2 है तो x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, कोई भी आंसर आ जाए इन्फिनिटी के अलावा तो वो हमारा आंसर होगा। या हम बार बार जो है मुख्तलिफ मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो अप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारा जो है वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो उस क्वेश्चन का, उस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी ही फाइनल आंसर होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे रूल्स हैं जिनको अप्लाई करें तो अनडिफाइंड फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो सब मैं यहां लिखने लगा हूं, हाउ टू चेंज डिफाइंड फंक्शन इनटू हाउ टू चेंज अनडिफाइंड, सॉरी यहाँ पे अनडिफाइंड आना चाहिए, हाउ टू चेंज अनडिफाइंड फंक्शन इनटू डिफाइंड फंक्शन। मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, हाउ टू चेंज अनडिफाइंड फंक्शन इनटू डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि अगर हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाता है या 0/0 बन जाता है तो वो हमारा अनडिफाइंड फंक्शन होगा। तो उसको हमने करना है चेंज अनडिफाइंड, हाउ टू चेंज अनडिफाइंड फंक्शन इनटू डिफाइंड फंक्शन। तो उसके लिए हम 4 रूल्स कंसीडर करने जा रहे हैं। तो वो 4 रूल्स कौन से होंगे, तो FU, ये फंक्शन के एंड पे स्पेलिंग लिख दी है मैंने, हाउ टू चेंज अनडिफाइंड फंक्शन टू डिफाइंड फंक्शन। तो पहला रूल हमारे पास है, हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है चेक करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। और दूसरा हमारे पास रूल है, हम रैशनलाइजेशन करेंगे, चेक करेंगे कि रैशनलाइज हो सकता है। अगर हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी योटा आ चुका है ओवर में बटे में, तो उसको भी हम जो है वो योटा को ख़त्म करने के लिए उसको रैशनलाइज करेंगे। या हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है, स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करने के लिए हम जो है वो नेगेटिव आंसर आता है स्क्वायर रूट के अंदर, कोई ऐसी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है x + 2
-2 और इसकी लिमिट दी हो x अप्रोचेस टू x+4 हो हमारे पास, -2 दिया हो और ये बटे में दिया हो 1/, दिया हो, ठीक है, 1/, में लिखा हो, ये मैं दोबारा लिख जाता हूँ, 1/, लिखा हो स्टूडेंट्स, 1/, रैशनलाइज करने के लिए x+4 -2। तो क्या करेंगे, अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो जब हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे 2 का स्क्वायर रूट 2 हो, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा, 1/0 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारा अनडिफाइंड फंक्शन होगा। जब इस तरह का कोई भी फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास तीसरा रूल है, वो है टेकिंग कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन मार रहा है डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाने से, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा वेरिएबल मैक्सिमम पावर जिसकी वजह से जो है वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो कह सकते हैं हम टेकिंग कॉमन, और इसका आखिरी रूल है सब्स्टिट्यूशन का। तो हम जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन को तब्दील कर लेते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यू को सिंपलेस्ट वैल्यू में तब्दील करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जाता है ताकि हम आसानी के साथ क्वेश्चन को हल कर सकें। सबसे पहली बात सिखाई है, अगर हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है तो उस अनडिफाइंड फंक्शन को हमने तब्दील करना है डिफाइंड फंक्शन में। तो क्या करना है, चेक करना है आपने, उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो आपस में कैंसिल हो सकता है, तो उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास रैशनलाइजेशन। अगर हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है और लिमिट वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है या अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जांपल जो है मैंने यहाँ एक फंक्शन लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x+4 का स्क्वायर रूट -2। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी 1/0। तो 1/0 क्या बनता है हमारे पास, इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी हमारा अनडिफाइंड फंक्शन है। तो इस अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइंड फंक्शन में तब्दील करने के लिए इसको सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आ जाता है अगर हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाते हैं तो ऐसे उसकी लिमिट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाती है इन्फिनिटी आ जाती है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जब डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएंगे जहाँ जहाँ x होगा इन्फिनिटी लग जाएगा। तो इन्फिनिटी में हर वैल्यू प्लस माइनस वाली हर वैल्यू जो है वो उसके अंदर चली जाती है, यानी इन्फिनिटी जो है ये जो अनडिफाइंड फंक्शन है ये एक समुंदर है जिसमें हर वैल्यू जो है वो प्लस करें तो भी इन्फिनिटी के अंदर चली जाती है, माइनस करें तो भी इन्फिनिटी के अंदर जो है वो चली जाती है। और इसमें इसके बाद हमारे पास कोई हम ऐसा कॉमन वेरिएबल ले लेंगे, मैक्सिमम पावर वेरिएबल लेंगे और डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। और उसके बाद लास्ट रूल हमारा सब्स्टिट्यूशन का रूल। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसको कम्प्लेक्स वैल्यू को सिंपलेस्ट वैल्यू में तब्दील करने के लिए, जिसकी वजह से फंक्शन हमारा जो है डिफाइंड फंक्शन तब्दील को हो रहा है, डिफाइंड फंक्शन हो रहा है, डिफाइंड यानी अनडिफाइंड फंक्शन बन रहा है जिस वैल्यू की वजह से, जिसमें से हम ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ना रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ना कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाने से अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर रख लेंगे ताकि हमारा जो है वो सिंपल फंक्शन बन सके, कम्प्लेक्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन में तब्दील हो जाए। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास था कंसेप्ट। तो आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम पहला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने की। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएंगे और डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा आंसर जो है कुछ आ जाता है डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाने के बाद तो फिर वेल एंड डन है। अगर हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन मार रहा है, तो फिर हम इन चारों रूल्स में से कोई एक रूल लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास जो है अनडिफाइंड फंक्शन डिफाइंड फंक्शन में तब्दील हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 उसका जूस नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और इसकी वैल्यू है x3 - 3x + 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 लगा देंगे। तो 1 की पावर 3 - 3 × 1
प्लस 5 और 1 का क्यूब क्या होता है 1, 3 इंटू 1 भी 3 होता है और ये प्लस 5 और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 हो के आंसर हमारा क्या बन जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर कहलाएगा, यानी ये हमारा अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह इसका जूज नंबर 2, जूज नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, जूज नंबर 4 भी सेम ऐसी है और मैं करने जा रहा हूँ जूज नंबर 5। बाकी आपने खुद करनी है स्टूडेंट्स। और लिमिट जूज नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 5 ओवर x। अब ये हमारे पास हमने देखना है सबसे पहले, ज़बानी भी हम ओरली भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएंगे क्या आ जाएगा 0, नीचे भी हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो ये तो हमारा 4 इंटू 0 0 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 रह जाता है और ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5 ओवर 0। तो 5 ओवर 0 का मतलब है अनडिफाइंड फंक्शन, इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी को अनडिफाइंड को डिफाइंड फंक्शन में तब्दील करने के लिए क्या करना है, आपने सोचना है कि फैक्टराइजेशन लग सकती है, रैशनलाइजेशन लग सकती है, कॉमन ले सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन का कंसेप्ट, ना तो फैक्टराइजेशन बनती नज़र आ रही है और ना ही इसकी रैशनलाइजेशन बनती नज़र आ रही है, ना ही सब्स्टिट्यूशन। तो एक कॉमन जो टेकिंग कॉमन वाला रूल है उस पर उसको लगाने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि अगर हमारा आंसर जो है वो तब्दील हो सकता है कि नहीं। अगर तब्दील हो जाएगा तो वेल एंड डन, अगर नहीं होता तो हम उसके मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते। तो अनडिफाइंड फंक्शन ही होगा, x ऊपर भी है नीचे भी, ये कैंसिल होगा। तो ये हम दोबारा इसको चेक करते हैं, टेकिंग कॉमन लेने, x कॉमन लेने के बाद 4 प्लस 5 ओवर x। तो अब लिमिट वैल्यू लगाएं तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 ओवर 0। तो 5 और 0 किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के। तो 4 प्लस इन्फिनिटी भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी ही होता है। तो इस तरह ये हमारा आंसर जो है इन्फिनिटी ही होगा, ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड फंक्शन ही रहेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लेना है स्टूडेंट्स।